सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम अपने आप को निर्मल मानोगे तो निर्बल ही बनोगे, और अगर सबल मानोगे तो सबल ही बनोगे। नमस्कार, सुप्रभात। ये सोच है स्वामी विवेकानंद की, जिनकी आज हम सब जयंती मना रहे हैं, और आज ही का दिन है जब हम सब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। शुक्रिया भावना, एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अगले 1 घंटे हम आपको तमाम खबरें दिखाएंगे देश दुनिया भर से जुड़ी हुई, जिसमें कई सारी खबरें होंगी फिल्म जगत, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से भी जुड़ी हुई। लेकिन साथ ही जिन अहम खबरों पर हम सभी की नजर होगी, उनकी अगर बात करें तो उसमें होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ कृतिका, साथ ही नासिक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई का रुख करेंगे, जहां अटल सेतु का वे उद्घाटन करेंगे। अटल सेतु जो है वो देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल माना जा रहा है। उसी के साथ कृतिका और क्या खबर होने वाली है? अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात वाइब्रेंट समिट, 3 दिनों की ये समिट थी, जिसका आज समापन है, और समापन सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह हमें नजर आएंगे आज। और अगर मौसम की बात करें तो उत्तर भारत जो है अभी भी शीतलहर के प्रकोप में है, और अगले कुछ दिन तक ये प्रकोप जारी रहने वाला है। बिल्कुल, तो सर्दियां तो सता ही रही है, लेकिन अगर बात करें अयोध्या की तो वहां सर्दी का सफर कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां माहौल जो है वो है पूरा भक्तिमय। तो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं अब वो अंतिम रूप ले रही हैं। आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा में सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। महोत्सव की थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। प्रधानमंत्री मुंबई में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। साथ ही समुद्र में बन रहे सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का भी करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र का करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, लाल सागर में जहाजों पर हमले की घटनाओं के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला। राजधानी सना सहित कई शहरों में हवाई हमले। खेल की खबरों में, पहले T20 में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से दी शिकस्त। शिवम दुबे ने खेली 60 रनों की शानदार पारी। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने बनाई 1-0 की बढ़त। और मौसम की खबर में, उत्तर भारत में अभी 3 दिन तक बर्फीली हवाओं से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग ने कहा अभी कुछ दिन और सताएगा कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा का हमारा खास कार्यक्रम, और देखते हैं सबसे पहले देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा सेवा अटल सेतु का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी आज शामिल होते हुए नजर आएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री 12,700 करोड़ की तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे, और इस महोत्सव में दुनिया भर से लगभग 8,000 युवा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नासिक का तपोवन मैदान 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि युवाओं को देश की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनाया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल में पूरे देश भर से युवा आएंगे
और पार्टिसिपेंट कम से कम 8,000 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं और हजारों की तादाद में लोकल जो आर्टिस्ट हैं, लोकल स्पोर्ट्समैन हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, भाषण, युवा कलाकार शिविर, पोस्टर मेकिंग, कहानी लेखन, युवा सम्मेलन, खाद्य महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रतिभागियों ने भी अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोमांचित करने के लिए कमर कस ली है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है मुझे। हम यहाँ पर सारे आर्टिस्ट मुंबई से, नासिक से, पुणे से, पूरे महाराष्ट्र के जो टैलेंट है, डांसर्स, जिम्नास्टिक, योगा के आर्टिस्ट है, मलखम है, क्लासिकल डांसर्स है, स्केटर्स है, सारे आर्टिस्ट को लेके यहाँ पर आए हैं। बहुत एक्साइटेड है। नासिक नगर निगम ने भी आयोजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। पीएम एक मेगा रोड शो भी करेंगे और प्रसिद्ध कला राम मंदिर जाएंगे और राम कुंड में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री पुरोहित समाज से बातचीत भी करेंगे। यहाँ सब जगह पर राममय वातावरण हो गया है। एक दूसरी बात ऐसी है कि नासिक जो है, ये नासिक अनादिकाल से सर्वप्रथम प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र कर रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मकसद युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से अपने अनुभव साझा कर सकें और एकजुट होकर राष्ट्र की नींव मजबूत कर सकें। नया भारत और विकसित भारत युवाओं की भागीदारी के बिना सुनिश्चित नहीं हो सकता और यही वजह है कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है, इसको लेकर युवाओं की भागीदारी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर की गई है। इस प्लेटफॉर्म पे न केवल देश भर के युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे, बल्कि महाराष्ट्र का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी शोकेस करने का यहाँ पे अभूतपूर्व मौका मिलेगा। महाराष्ट्र से योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार के लिए। नासिक के बाद प्रधानमंत्री मुंबई जाएंगे। प्रधानमंत्री मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का करेंगे उद्घाटन, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बना ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री का विजन शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री बहुप्रतीक्षित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। इस पुल का शिलान्यास भी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने किया था। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह पुल दक्षिण मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में नहावा शेवा तक सीधा निर्बाध मार्ग प्रदान करेगा, जिससे मौजूदा मार्गों पर भीड़ को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और निजी भागीदारों के बीच एक संयुक्त उद्यम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 23 कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है। पुल को पर्यावरण अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। अटल सेतु आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे JNPT पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे नवी मुंबई के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह पुल न केवल सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो महिला सशक्तिकरण 2017-18 में विभिन्न मंत्रालयों की अनुमति के बाद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम शुरू हुआ और महज रिकॉर्ड वक्त में अब यह काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है और ये रास्ता जो है समुंदर से जाता है। अब कई घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में तय हो पाएगा। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो वक्त जो है जरूर बचेगा, लेकिन साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। और हम देखा जाए तो मुंबई और नवी मुंबई के लिए आने वाले समय में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के नए आयाम भी खुलेंगे। कैमरा अरुण मिल्स के साथ शीर्ष लाल, डीडी न्यूज, मुंबई। तो कृतिका, कहीं ना कहीं कहा जाए कि नए साल में मुंबई को आज एक नई सौगात मिलने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही ये विजन रहा है कि कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए। और जैसे ही कृतिका हम देखते हैं कि मुंबई में लगातार ट्रैफिक से मुंबई वाले परेशान रहते हैं, तो कई घंटों की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, कई घंटों की दूरी तो कम होगी ही और साथ ही सभी लोग बेताबी से इंतजार भी कर रहे हैं कि कब इसका उद्घाटन होगा और कब ये पुल उन सभी के लिए चालू होगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, साथ ही इस पर भी आगे ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। To help India be TB free by 2025. टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम कार्यक्रम है, जिसमें वे मुंबई जाएंगे और वहां अटल सेतु समुद्री पुल का लोकार्पण करेंगे। और आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से मुंबई वासियों के लिए नए साल में सौगात लेकर आया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्यामा, सुप्रभात। देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 में इस विजन को शुरू किया गया था, जब उन्होंने इस पुल का शिलान्यास किया था। और 2024 में नए साल के शुरुआत में ही मुंबई वालों को आज इसकी सौगात मिल रही है। कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये पुल, अत्याधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और क्या विशेषताएं हैं इस पुल की?
जी देखिए, हम अगर बात करें तो जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि नए साल के लिए बहुत अच्छा सौगात है ये, क्योंकि हम रुके हुए थे ये कब इसका लोकार्पण होता है, कब ये शुरू होता है मुंबई और नवी मुंबई के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। नवी मुंबई भी एक हिस्सा है जो अब एक बहुत तेज गति से इस तरफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन नवी मुंबई से मुंबई पहुंचने के लिए या मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने के लिए लगभग आपको 2 घंटा लगता था, अगर आप ट्रेन से जाएं, अगर आप रोड से जाएं या अगर आप फेरी से भी जाएं। तो अमूमन हम देखते थे कि जो कंटेनर ट्रक्स होते थे, जो मालवाहक होते थे, उन्हें काफी समय लग जाता था। लेकिन अब ये एमटीएच से ट्रैवल करेंगे तो इन्हें 22 से 30 मिनट लगेगा, क्योंकि ये 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। और इस पे ये भी बताया जा रहा है कि जो ट्रैवलिंग है, हम लैंड से अगर बात करें तो सिवरी से कुछ किलोमीटर और नावाशिवा से कुछ किलोमीटर, लेकिन अधिकतर जो इसका पार्ट है, हिस्सा है, वो समुद्र पे है। लगभग 16 किलोमीटर जो है इसका हिस्सा समुद्र पर है। तो हम समझ सकते हैं जब ये 22 किलोमीटर लंबा जो पुल है समय बचा रहा है, तो इससे ईंधन भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और जब ईंधन बचता है तो हम जिस तरीके से भारत लाइफ मिशन के ऊपर, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर लगातार ये जोर दे रहा है कि हमें सस्टेनेबल ग्रीनर एनवायरनमेंट की तरफ जाना है, तो ये CO2 जी श्यामा से फिलहाल हम करेगा और बहुत तरीके से ग्रीन एनवायरनमेंट को एक जो है मरीन लाइफ की उसको भी ध्यान में रखते हुए ये पूरा पुट। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी और श्यामा जिस तरीके से बता रही हैं कृतिका कि अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण पुल है, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से एक जो मुंबई वासियों को एक इम्पॉर्टेंट जो है कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। श्यामा साथ ही साथ बता रही थी कि मुंबई को आर्थिक राजधानी भी माना जाता है और इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी ये जो है अपने आप को परिभाषित कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पुल से लोगों को काफी राहत मिलेगी, समय की भी बचत होगी, ईंधन की भी बचत होगी। और इसी के साथ में आपको बता दें कि नासिक में भी आज एक कार्यक्रम है जहां पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं नासिक से हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और जिस कार्यक्रम की आज शुरुआत होने जा रही है उसकी क्या कुछ खासियत है और कितने युवा आज के इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए हमें नजर आएंगे? कृतिका, देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और सरकार इसको काफी धूमधाम से मनाती है। इसी को एक पूरा डेडिकेटेड और कमेमोरेशन है बेसिकली उनकी जन्मदिन पर ये। और जब पीएम यहाँ पे आएंगे तो उनका जो कार्यक्रम है वो जिस तरीके से पहले तो रोड शो करेंगे और उसके बाद वो रामकुंड जाएंगे और उसके बाद रामकुंड के बाद जो है पीएम कालाराम मंदिर जाएंगे, जहाँ पे मंदिर के ठीक सामने स्वामी विवेकानंद का स्टेचू है, जहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इसके बाद वो तपोवन ग्राउंड आएंगे जहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि 27वां है यहाँ पे होगा। बहुत भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया है। मुख्यमंत्री, तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार यहाँ पे समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो है काफी भव्य हो, क्योंकि करीब 8000 युवा जो देश भर से यहाँ पे आएंगे, उनमें करीब 3500 के करीब जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र से। और चूंकि जो कंपटीशन होता है वो एक नेशनल लेवल पे जो लोग जाते हैं उनके लिए होता है, कॉम्पिटिटिव भी है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी है। मतलब इसमें मार्शल एक्ट भी है, इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल डिलिब्रेशन है, इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स है वो है, एसे राइटिंग है। अगर आप एक्टिविटी की बात करें तो पेंटिंग, पैम्पलेट्स, बहुत सारे निबंध है, एसे राइटिंग है, सिंगिंग है, फोक सिंगिंग है, जो महाराष्ट्र का अपना जो सांस्कृतिक है वो यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा चूंकि देश भर से, जैसे मैंने आपको बोला, लोग आएंगे तो वो सब चीज भी यहाँ पे रहेगी। खास करके क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि यूथ को प्रमोट किया जाए। जैसे रिसेंटली ये भी देखा था कि मेरा युवा भारत पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर लास्ट ईयर। तो कई सारी चीजें हैं जो कि अपेक्षित है आज नासिक में, इस पर्टिकुलर नासिक में। बाकी मुंबई में जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, वहां पे भी विकास की कई सारी योजनाएं, खासकर जो ट्रांसफार्मर लाइन है और जो लिंक है समुद्र के ऊपर का जो ब्रिज है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा होगा, ये एक बहुत मुझे लगता है आकर्षण का केंद्र होगा। महाराष्ट्र के लिए ओवरऑल देखिए बहुत बड़ा चीज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा आप दोनों का जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और कहीं ना कहीं कृतिका, हमने देखा है कि जिस तरीके से योगेश बता रहे हैं कि युवाओं को जोड़ने की जो है वो एक पहल है आज, जो हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी बना रहे हैं। और कहा जाता है कि भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है कृतिका। तो आइए बढ़ते हैं और अब जो खबर है वो पश्चिम बंगाल से है। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। एजेंसी पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत घोष, एक विधायक तापस रॉय और एक पार्षद के यहाँ छापे मार रही है। लेक टाउन,
बो बाजार और बिराती में एजेंसी की छापेमारी जारी है। सुजीत घोष का नाम नगर पालिका भर्ती घोटाले में भी आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इनको पूछताछ के लिए समन भी भेजा था। फोनों पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए नीरज सिंह मौजूद हैं। नीरज, सुप्रभात। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं ममता सरकार की जो मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले भी ईडी की छापेमारी हुई थी शेख शाहजहां के घर पर, जहां ईडी के कुछ लोगों पर हमला किया गया था, और आज जो सुजीत घोष के घर छापेमारी हुई है, नगर पालिका भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है। क्या है ये मामला और ईडी ने क्या समन भेजा है? पश्चिम बंगाल में अगर आप एक तरीके से देखें तो लगातार एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला हो या जो राशन है उसके वितरण को लेकर घोटाला हो, इसके अलावा अग्निशमन विभाग है वहाँ घोटाले की जो बात है वो निकल कर आ रही है। और वर्तमान में जो वहाँ पर जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, उसी को लेकर ये ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आरोप यह है कि 2014 से 2018 के बीच में नगर पालिका में ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां हुई थी उनमें बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी की गई थी। पैसा लेकर अयोग्य लोगों को उनकी जी, तो नीरज हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक के बाद जो एक घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो राशन वितरण घोटाला हो, और अभी जिस ईडी ने जहां छापेमारी की है वो सुजीत घोष के घर छापेमारी की है, जो मामला जुड़ा है नगर निगम नगर पालिका की भर्तियों से जुड़ा हुआ। नीरज जी अपडेट बता रहे थे। अभी फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, नया सवेरा पे। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कब है 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है गांधीनगर में जारी वाइब्रेंट गुजरात समिट आज संपन्न हो जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भविष्य के लिए कार्यबल का निर्माण, उद्योग 4.0 के लिए कौशल का विकास विषय पर सेमिनार में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में स्टार्टअप में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। 270 किलोमीटर काम पूरा हो गया है और 2026 में पहली बुलेट ट्रेन सूरत से बिलीमोरा के बीच चलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का जो दौर है वो अभी भी जारी है। सोमवार को हुई बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई और अब आज दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूसरी मीटिंग होने वाली है। वहीं सोमवार को हुई इस बैठक में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब सहित हरियाणा, गोवा और गुजरात में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कहकर सीटों की मांग कर दी है। अब आज होने वाली इस बैठक पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं, जिसमें पता चलने वाला है कि आखिर दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय होने जा रहा है। वहीं सोमवार की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई और आज दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूसरी बैठक सोमवार की बैठक में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए बातचीत हुई थी और अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात में भी सीटों की मांग कर दी है और आज जो बैठक होने वाली है उस पर हम सभी की नजरें लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि आज देखना होगा कि दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला तय होता है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या, जहां 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम रूप ले रही हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर सज रही है, संवर रही है, नव्य हो रही है और दिव्य हो रही है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और हर कोई इस क्षण का भागीदार बनना चाहता है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माहौल को भक्तिमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यूपी रोडवेज की बसों में राम धुन से भक्ति का माहौल बन रहा है। बस्ती जिले के ARM आयुष भटनागर ने बताया कि रोडवेज की सभी बसों में राम धुन बजाया जा रहा है। समस्त गाड़ियों में लगभग जो अयोध्या टच कर रही हैं उनमें तो खास तौर पे रामधुन जो है बज रही है। बस्ती जिला मुख्यालय से निकलने वाली सभी गाड़ियों में सवार यात्री भी रामधुन और राम भजन के साथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इतना उमंग पैदा हो रही है, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। बसों में आजकल रामधुन बज रहा है तो जैसे लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल अयोध्या में ही हैं। इतना भक्तिमय हो जा रहा है माहौल, एक जैसे पर्व टाइप चल रहा है इस समय, एकदम हम लोग बहुत भक्तिमय चल रहे हैं। वहीं देश के कोने कोने से राम मंदिर के लिए नायाब चीजें भी भेजी जा रही हैं। तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। शहर के एक उद्यमी उमंग मोंगा श्री राम मंदिर को कारीगरों के हाथ से बना 50 किलो का ताला उपहार स्वरूप भेंट करने वाले हैं। अलीगढ़ का नाम भी जुड़े अयोध्या के साथ, इसलिए कंपनी ने एक फुल्ली हैंडमेड लगभग 50 किलो प्लस का एक ताला बनाया है जो फुली फंक्शनल है और वो हम उसको भेंट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये एक सिंबल हो अलीगढ़ का, अयोध्या के साथ एक टच हो। एंड दिस इज अ स्मॉल भेंट फ्रॉम हैरिसन ग्रुप टू द प्राण प्रतिष्ठा विच इज हैपनिंग। इस बीच रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत गीता की इतनी मांग बढ़ गई है कि गोरखपुर का गीता प्रेस आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। पहले एक महीने में रामचरितमानस की 75,000 प्रतियां प्रकाशित हो रही थीं, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। फिर भी मांग की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। रामचरितमानस के साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की मांग बढ़ी है। लगभग एवरेज में 75,000 महीने की हम दे रहे थे। इस वर्ष हम भी देख रहे थे, हम लगभग 1 लाख के आसपास आपूर्ति किए हैं, लेकिन मांग इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे पास स्टॉक बच नहीं रहा है, बन रहा है रामचरितमानस और ट्रकों पर लद करके चला जा रहा है। हमारे ब्रांचों पर भी मांग बहुत ज़्यादा है। सबसे ये निवेदन है कि किताबें लें, अपने धार्मिक ग्रंथों को खरीदें, अपने ग्रंथों, अपने धर्म के बारे में जानें, उसका प्रचार करें और देश को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत ही पावन धरती है गोरखपुर भी, और यहाँ गीता प्रेस जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है भगवान श्री राम के प्रचार प्रसार में। अलग अलग प्रदेशों से बड़ी संख्या में रामचरितमानस समेत धार्मिक पुस्तकों की मांग आ रही है।
ऐसे में गीता प्रेस की कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकें प्रकाशित की जा सकें ताकि श्रद्धालुओं की मांग को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो अयोध्या से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, सुप्रभात और जय श्री राम अयोध्या से आपको। और सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि महज 10 दिन बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 22 जनवरी बस आने ही वाली है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो भव्य कार्यक्रम है वो होने वाला है। भक्ति में डूब चुका है पूरा देश और विदेश कहें, और साथ ही साथ अगर कहें आध्यात्मिक रूप से तो हम समृद्ध हो ही रहे हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर भी मजबूती मिल रही है। बिल्कुल, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को जो है श्री अयोध्या धाम से सुप्रभात और जय श्री राम। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरा माहौल, पूरा देश, पूरी अयोध्या नगरी, देश का हर राज्य, जिला जिला, शहर शहर, गांव गांव सब राममय हो चुका है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सदियों के बाद एक ऐसा समय आया है जब श्री जो राम लला हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय अब बिल्कुल नजदीक आ रहा है। मैं इस समय यहाँ पर जो वीना चौक है रामनगरी का, वहां पर खड़ा हूं, जिसे लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। और सुबह से ही यहां पर लोगों का आसपास के इलाकों से लगातार आना जाना शुरू हो जाता है। हर कोई अपने रामलला के दर्शन कर लेना चाहता है। आपने बिल्कुल सही कहा, अयोध्या नगरी की अगर मैं बात करूं, सब कुछ नव्य, दिव्य, भव्य और राममय हो चुका है। जिस तरीके से लगातार यहाँ आपने भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, अलग अलग जो राज्य हैं वहां की स्टोरी के माध्यम से दिखाया, हर कोई राम भक्त अपने अपने इलाकों से जो चीजें भेज रहा है, उनका सिर्फ मकसद यही है कि श्री राम लला की गोद में एक आहुति के रूप में कुछ ना कुछ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ यहाँ पे दान स्वरूप यहाँ पर भेज रहा है। चारों तरफ यहाँ पर एक तरीके से कहें तो भंडारे चल रहे हैं, श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। कुल मिलाकर पूरी अयोध्या नगरी को एक तरीके से सजा दिया गया है और दिवाली का एक माहौल जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं अनुज, सर्दियां तो हैं ही, शीतलहर का कहर भी जारी है, लेकिन वहीं अयोध्या की अगर हम बात करें तो राममय माहौल हो चुका है। राम की लहर वहां पर अलग ही चल रही है। बिल्कुल, देखिए समय तो इस समय सिर्फ राम की लहर का है और इस लहर के साथ ही हर व्यक्ति जो है गोता लगा लेना चाहता है धर्म नगरी के अंदर आकर। अगर मैं यहाँ पर व्यवस्थाओं की और तैयारियों की बात करूं तो निश्चित तौर पर पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ पर सजा दिया गया है। सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है, पूरी सड़कों को स्वच्छ बना दिया गया है। मैं अब तस्वीरों के माध्यम से चाहूंगा कि मेरे जो कैमरामैन राधे कृष्णा हैं वो यहाँ आपको दिखाएंगे जो ये वीना चौक यहाँ पर बना है। ये वीना चौक, यहाँ जैसे ही कोई भी राम भक्त आता है तो उसको जो एक वीना की धुन सुनाई देती है, वीना का जो एक राग जो निकलता है वो उसको सरोबार कर देता है राम धुन के अंदर। दूसरा, सिक्योरिटी के काफी इंतजाम किए गए हैं और जहां मेरे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं, यही श्री राम लला जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उधर रास्ता जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ये इलाका है, हनुमानगढ़ी की तरफ ये रास्ता जाता है। मैं पिछले कुछ दिनों की अगर संक्षिप्त रूप में आपको बात बताऊं तो यहाँ पिछले दिनों में गुजरात से एक नगाड़ा भावनगर से भेजा गया जो 800 किलो का नगाड़ा है। सोने चांदी की परत से उसको सजाया गया है। 108 फीट की अगरबत्ती गुजरात से भेजी गई है जो 45 दिन तक लगातार जलती रहेगी। इसी तरीके से जालेसर से 2400 किलो का एक घंटा भेजा गया है, उसको श्री राम मंदिर के अंदर उसको स्थापित किया जाएगा और जब उसकी गूंज निकलेगी उसको बजाया जाएगा तो करीब आधा किलोमीटर तक उसकी धुन सुनाई देगी। इस तरह के नए नए रंग और नई नई तस्वीरें अब श्री राम अयोध्या की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। धन्यवाद अनुज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस तरीके से हर कोने से जो राम भक्त हैं वो अपने अपने तरीके से राम को प्रसन्न करने के लिए, राम भक्ति में लीन होने के लिए अपने अपने तरीके से चीज़ें भेज रहे हैं, अपने अपने तरीके से राम में हो रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand.
डिसिप्लिन सेविंग एंड विजिलेंट इन्वेस्टमेंट। अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शत शत नमन। ऊर्जा और स्फूर्ति से परिपूर्ण उनके विचार और संदेश युग युगांतर तक युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश के साथ में वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र। स्वामी विवेकानंद जी 2 संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। एक्स पर अपने संदेश में राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान और यहाँ की संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने में उनका अप्रतिम योगदान रहा है। उन्होंने एक नए और जागृत भारत का जो शंखनाद किया था, उससे हमारे देश की युवा पीढ़ी लगातार प्रेरणा प्राप्त कर रही है। आज उनकी जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। यह सही समय है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करके देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में स्वयं को पुनः समर्पित करने का। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की, जहां इन दिनों पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आज सुबह भी कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, जिसमें सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जिससे इस कड़कड़ाती ठंड में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।
तो कृतिका, जिस तरीके से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों से, और ठिठुरन और लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद अब इस ठिठुरन से राहत मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत बड़े बुजुर्गों को हो रही है और साथ ही जो लोग दूर ट्रैवल कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सही बात कृतिका, तो इसी वजह से जिस तरीके से आपने कहा कि सभी को इस ठंड में सावधानी बरतनी चाहिए। और आगे वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त दूरदर्शन के न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ अहम खबरें हैं जिनको सभी अखबारों ने अपने न्यूज़पेपर में मुख्य स्थान दिए हैं? संध्या जी, सुप्रभात कृतिका। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं आज देश को मिलने वाली महत्वपूर्ण सौगात की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने लिया है, अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों समंदर पर बना देश का सबसे लंबा पुल लोकार्पित किया जाना है, इस खबर को लिया गया है। इसकी खासियत क्या कुछ होगी, कितना ये जो पुल है, ये जो सेतु है, कितना स्मार्ट है, कितना तकनीक से लैस है, इस सभी खासियत के साथ इस खबर को बताया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये है भारत के भविष्य से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, आज मार्केट पेज पर राष्ट्रीय सहारा ने 3 अलग अलग मंत्रियों के बयान से जुड़ी हुई खबर प्रकाशित की है। दरअसल यूपी को 1 माह में मिलेंगे 5 नए एयरपोर्ट, ये केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने ये बात कही है। साथ ही इस वर्ष देश में मिलेगी मेड इन इंडिया मेमोरी चिप, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा आने वाला समय, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपए का होगा ई वाहनों का बाजार। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर आज अखबार ने ली है। अगली खबर की बात करें तो ये देश दुनिया पेज पर आज हिंदुस्तान अखबार ने ली है और बताया है कि पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का दबदबा किस तरह से बढ़ा है और भारत अब 80वें स्थान पर पहुंच चुका है। दरअसल हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स ने वर्ष 2024 का पासपोर्ट सूची जारी की है और उसमें ये रैंकिंग बताई गई है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत के नागरिक 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते थे और इस साल ये आंकड़ा यानी कि कह सकते हैं कि दायरा बढ़ा है और अब कुल 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। अगली खबर की बात करें तो ये जनसत्ता अखबार ने अपने देश पेज पर ली है, बाकी सभी अखबारों ने भी आज प्रमुखता के साथ ली है। दरअसल लगातार 7वीं बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सर्वाधिक स्वच्छ शहर बना, साथ ही सूरत को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो इस खबर को भी आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। अगली खबर की बात करें तो ये है नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने देश पेज पर ली है और बताया है केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि बैन कंटेंट पर सलाह नहीं मान रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म। उन्होंने ये भी कहा कि डीप फेक समेत जो दूसरे 11 प्रतिबंध कंटेंट जारी किए गए थे, एडवाइजरी जारी की गई थी, यूजर्स को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सरकार इसको लेकर के विस्तार से आदेश जारी कर सकती है। और चलते चलते बात कर लेते हैं रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ी हुई खबर की, जिसे आज सभी अखबारों ने अपने एक अलग से पेज तैयार करके रामलला की अयोध्या किस तरह से सज रही है, किस तरह से संवर रही है, उस खबर को बताया है। साथ ही आज रामोत्सव 2024 की इस पेज पर बताया गया है कि बाबर के खिलाफ बनाई थी 90,000 सैनिकों की सेना। देवी दिन पांडे की ये जो विरासत है, इसको लेकर के इस कॉलम में महत्वपूर्ण बात और कई सारे इतिहास के तथ्यों के साथ इस बात को प्रकाशित किया गया है कि 7वीं पीढ़ी ने किस तरह से उनकी जो तलवार थी जिस समय उन्होंने बाबर को परास्त किया था, उसको किस तरह से संजो कर रखा है। और भी कई सारी बात है, जिस तरह बाबरी मस्जिद गिराने पर मुस्लिम शख्स ने कार सेविका को पेड़ा खिलाया था। तो इस तरह से कई सारे ऐसे तथ्य लेकर के और इस अखबार ने कई सारी खबरें प्रकाशित की हैं। धन्यवाद संध्या, सभी अखबारों की मुख्य खबरों को समेटने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले इसलिए किए गए हैं क्योंकि हुती ने हाल ही में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यमन के हुती विद्रोहियों ने 9 जनवरी को लाल सागर में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने असफल कर दिया था।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के तहत $700 मिलियन की ऋण किश्त को मंजूरी दे दी है। बता दें कि पाकिस्तान में अगले महीने ही चुनाव होने वाले हैं। ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। ओमान के तट पर तेल की चोरी के आरोप में अमेरिका जहाज को जब्त करने की रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका ने ईरान द्वारा तेल टैंकर को जब्त करने की निंदा की है और जहाज और उसके चालक दल की तत्काल रिहाई का आह्वान भी किया है। आतंकी हाफिज सईद के डिप्टी हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भुट्टावी की मौत की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि पाकिस्तान सरकार की हिरासत में मौत हुई है। अफगानिस्तान में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। और चलिए अब देखते हैं खबरें कारोबार जगत से फटाफट अंदाज में। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई आज अमेरिका भारत व्यापार नीति मंच के 14वें मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल ही में वर्षों में अभूतपूर्व चुनौतियों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर मजबूती से उभरा है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के सिलसिले में दूसरों का अनुसरण नहीं करेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को फाइनल रिडेम्पशन से बॉन्ड धारकों को 12.43% का सालाना रिटर्न और 157.12% ग्रॉस रिटर्न मिला है। इस साल यानी 2024 में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के 5 सीरीज मैच्योर होने जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को 23,200 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी की मांग मनमानी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज अपना आईपीओ को अगले हफ्ते लॉन्च करने वाला है। साल 2024 का ये दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले ज्योति सीएनजी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। भारत जापान कोष वाहन बनाने वाली घरेलू कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की इकाई महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। परिणाम स्वरूप आईजेएफ की हिस्सेदारी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड में 6.06% से 8.25% के बीच होगी। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने कहा है कि वह मौजूदा साप्ताहिक भुगतान प्रणाली की जगह प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध छोटे रेस्तरां भागीदारी के लिए दैनिक भुगतान शुरू कर रहा है। 2024 में आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाली कंपनी ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है। सभी कैटेगरी में के निवेशकों की ओर से आईपीओ आवेदन करने के आखिरी दिन 38.43 गुना ओवर सब्सक्राइब होकर क्लोज हुआ। एप्पल के लिए खराब रही 2024 की शुरुआत। माइक्रोसॉफ्ट ने छीना ताज, बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.5% की वृद्धि हुई, जिससे बाजार में कंपनी का मूल्यांकन $2.888 ट्रिलियन हो गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। भारत ने पहले T20 में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। मोहाली में खेले गए इस मुकाबले में 159 रन के लक्ष्य को भारत ने 17 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत के लिए शिवम दुबे ने 40 गेंद में 60 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं रिंकू सिंह 9 गेंद में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा जितेश शर्मा ने 31, तिलक वर्मा ने 26 और शुभमन गिल ने 23 रनों की पारी खेली। जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे मैच में 8 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण 27 ओवर के इस मुकाबले में जिम्बाब्वे में 97 रनों का लक्ष्य बनाया, जिसमें श्रीलंका ने 16 ओवर और 4 गेंदों में 2 विकेट पर 97 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। वहीं तीसरे मैच में श्रीलंका के हसरंगा ने अपने 7 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ श्रीलंका ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की।
मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगी। भारतीय जोड़ी के सामने चीन की जोड़ी की चुनौती होगी। वहीं महिला युगल में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी भी अंतिम 8 का मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना जापान की जोड़ी से होगा। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और मिशन ओलंपिक सेल ने भाला फेंक खिलाड़ी किशोर कुमार जेना के आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जेना 78 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में ट्रेनिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 शुरू होने से पहले मेलबर्न के प्रतिष्ठित सेंटर कोर्ट पर ए नाइट विद नोवाक एंड फ्रेंड्स नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोकोविच ने स्मिथ के साथ टेनिस खेला। बाद में जोकोविच ने बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाया। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में बार्सिलोना ने ओसासुना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। फाइनल में बार्सिलोना का सामना रियल मैड्रिड से होगा। और अब खबरें सिनेजो कतियानी ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। रोमांटिक कॉमेडी एनीवन बट यू आज देश भर में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ग्लेन पावेल और सिडनी स्विनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। विल ग्लग द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म रोमांटिक कॉमेडी है। भोजपुरी फिल्म कस्मे वादे आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू अभिनय कर रहे हैं। फिल्म को अरविंद चौबे ने निर्देशित किया है। फिल्म में रक्षा गुप्ता, डिंपल सिंह, जेपी सिंह, विनीत विशाल, जय सिंह के अलावा अन्य कलाकार भी नजर आएंगे। आइलान शिव कार्तिकेयन की मोस्ट अवेटेड एलियन कॉमेडी फिल्म है जो आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में एक एलियन को पृथ्वी पर फंसे हुए देखा जा सकता है। द लेजेंड ऑफ हनुमान के तीसरे सीजन की स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज से शुरू हो चुकी है। इस वेब सीरीज में शरद केलकर ने रावण के किरदार को अपनी आवाज दी है। फरहान अख्तर अब रणवीर सिंह के साथ अपनी डॉन फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ इमरान हाशमी नजर आएंगे। फैंस को बड़े पर्दे पर रणवीर सिंह और इमरान हाशमी की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत और मालदीव तनाव के बीच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने फिल्म निर्माताओं से अपील की है। निर्देशकों और निर्माताओं से मालदीव में जाकर फिल्मों की शूटिंग नहीं करने की बात कही है। साथ ही देश में ही शूटिंग लोकेशन का चयन करने के लिए भी कहा है। फिल्म रेड 2 में अजय देवगन के साथ अभिनय करने को लेकर अभिनेत्री वाणी कपूर बेहद रोमांचित हैं। वाणी ने कहा है कि मैं हमेशा से ही अजय देवगन के साथ काम करने की इच्छुक रही हूं। अपनी फिल्म पेट्टा की रिलीज के 5 साल पूरे होने पर अभिनेत्री मालविका मोहनन ने सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने को लेकर खुलकर बात की। एक्स पर मालविका ने एक पोस्ट भी शेयर की जो उन्होंने रजनीकांत के सम्मान में लिखी और बताया कि रजनीकांत ने उनकी कला में भरोसा और विश्वास दिखाया था। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। मोतियाबिंद वृद्धावस्था में होने वाली आम आंखों की समस्याओं में से एक है। मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं और क्या उपचार के तरीके हो सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। सफेद मोतिया या मोतियाबिंद नेत्र रोग है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। मोतियाबिंद से प्रभावित होने पर व्यक्ति की आंख का लेंस सफेद या धुंधला पड़ जाता है, जिससे उसे आसपास की वस्तुएं देखने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या आ सकती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत महसूस होती है। आँख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है, जैसे हम अभी कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में लेंस है, फिर विट्रियस होती है, फिर रेटिना जिसको पर्दा कहते हैं और ऑप्टिक नर्व बनती है। तो जो लेंस है उससे जो रोशनी रेटिना पे फोकस होती है और हमें जो है स्पष्ट दिखाई देता है। उम्र के साथ में चोट लगने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से इस लेंस में जो है धीरे धीरे ओपेसिटीज आने लगती हैं और जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अब मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है कि पहले ऑपरेशन जब मोतिया के लेंस के होते थे तो पूरा सफ़ेद पकने के बाद होता था और पूरा मैच्योर लेंस जो है कैटरेक्ट होने पे सफ़ेद मोतिया की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम मोतियाबिंद है। कई ऐसे कारक हैं जो मोतियाबिंद के खतरे को बढ़ाते हैं।
अधिकतर मामलों में मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में नज़र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद की अवस्था बढ़ती है उससे व्यक्ति की नज़र पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब इसका इलाज जो है वो पहले सिर्फ पूरा लेंस निकाल के हो जाता था और ऊपर से 12 नंबर का चश्मा लगता था। फिर उसके अंदर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट की पद्धति शामिल हुई और इसके साथ में अल्ट्रासोनिक फेको इमल्सिफिकेशन आया। आधुनिकतम जो लेंस पद्धति है जिससे सर्जरी होती है उसमें मल्टीफोकल फोल्डेबल IOLs डल जाते हैं, तो जो आदमी की मोतियाबिंद होने के पहले की रोशनी थी उससे भी ज़्यादा अच्छी रोशनी उसको मिल सकती है। अगर उसको -10 का नंबर था, +5 का नंबर था, वो सारे 0 हो जाते हैं और पूरे समय तक वो बिना चश्मे के काम कर सकता है। अल्ट्रासोनिक फेको इमल्सिफिकेशन के आगे हम लेज़र से भी ये इसका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को निकाल रहे हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी आज की डेट में एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचे आयाम को छू रही है, काफ़ी अच्छी होती है और जल्दी रिकवरी होती है और पहले से भी अच्छा विजन जो है हम उसको पेशेंट को इसमें प्रदान कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आँख में पानी जो है वो कम से कम 15 दिन नहीं जाना चाहिए। सिर पे जो नहाना है, अगर आपको साबुन लगाना, शैम्पू लगाना है, 1 हफ्ता ना करें। घर में 1 हफ्ते तक काला चश्मा लगाइए, बाहर 1 से 2 हफ्ते लगाइए। खाने पीने का कोई परहेज नहीं, टीवी मोबाइल का कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ड्राइविंग 4 दिन बाद कर सकते हैं, आप किचन में जा सकते हैं। तो जो आधुनिकतम पद्धति से जो सर्जरीज हो रही हैं उसमें बचाव के रखाव टाइम कम हो गया है। आवश्यक है कि मोतियाबिंद का जल्द और सही इलाज करवाया जाए। नियमित आंखों की जांच करवाने से मोतियाबिंद को सही समय पर पकड़ा जा सकता है। इसलिए नियमित रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद अपनी नेत्र जांच अवश्य करवाएं, जिससे मोतियाबिंद की पहचान जल्द हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। और इसी के साथ आज के नया सवेरा के इस खास अंक में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश के महानगरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या कुछ है, और मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक